दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट हो रही है। पिछले कई दिनों से कोई भी राहत नहीं है। एक भी दिन यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को नहीं मिल रही है और ऐसे में बहुत ज़बरदस्त लॉस हो चुका है निवेशकों को। जो स्टॉक 15-16 के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो 6 रुपये पे आ गया है। कहाँ पे जाके रुकने वाला है, क्या और भारी नुकसान होने वाला है? तो फिलहाल दो बड़ी बैड न्यूज और निकल कर आई है, एक गोल्डमैन सेज की तरफ से और एक टीआरए के डाटा की तरफ से, जिसकी वजह से समझ में आ रहा है कि अभी भी पेन बहुत ज़्यादा बाकी है। क्या होगा आगे, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या है वोडाफोन आइडिया की आगे की रणनीति, क्या ये सर्वाइव कर जाएगा या अभी भी इसमें नुकसान की संभावना बनी हुई है, जानने की कोशिश करेंगे। और लेकिन कुछ राहत भी है इसमें, क्या वो राहत है उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 6.70 पर क्लोजिंग थी और आप देख सकते हो कि स्टॉक लगातार काफ़ी समय से दबाव में बना हुआ है। गिरावट बनी हुई है, इसमें कहीं कोई राहत नहीं है। इंट्राडे में जरूर ये 6.91 तक गया लेकिन गिरावट हुई, स्टॉक नीचे आया। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है इसका वो 16.55 का है। अब आप देख सकते हो कि पिछले 3 महीनों में ही इसकी जो पिटाई हुई है वो बहुत ही भयंकर है। 16 रुपये के ऊपर जो स्टॉक था वो 6 रुपये पे आ गया है। और क्या गिरावट हो सकती है। पिछले एक साल की बात करें, इसका जो हाई था वो 19.18 का था और ये इसका ऑल टाइम हाई है 19 रुपये 18 पैसे का, जो 5 ईयर का भी हाई है। 3 मंथ का लो अगर आप देखें तो इसका 6.61 का है, जो इस समय करंट लेवल पे आपको दिखाई देगा। 1 ईयर का लो भी इसका यही है, पूरे पिछले एक साल में यही आपको लो दिखाई देगा। और 3 ईयर का अगर लो की बात करें तो ये 5.80 का है, उसी के आसपास स्टॉक पहुंच चुका है। 5 ईयर का लो इसका 2.70 का है। तो ये स्टॉक बहुत बुरा साबित हुआ है निवेशकों के लिए। अब इसमें कहीं देखेंगे तो आपको कोई राहत नहीं दिखाई देगी। लगातार 7 नवंबर को देख सकते स्टॉक 8 रुपये के आसपास था, 1.49% की गिरावट हुई। 8 नवंबर को स्टॉक में 2.16% की और गिरावट होगी, स्टॉक आ गया 7 रुपये के आसपास। यहाँ पे 11 नवंबर को फिर 0.64 की गिरावट हुई। 12 नवंबर को तो 2.09% की गिरावट हुई, स्टॉक आ गया 7.67 के आसपास। और 13 नवंबर को 4.21% की भयंकर गिरावट हुई, स्टॉक 7.36 पर आया। फिर 14 नवंबर को 0.27% की गिरावट हुई। 18 नवंबर को 1.24% की गिरावट। और देख सकते हो कि इस तरह से स्टॉक आ गया बिल्कुल 7 रुपये पे 2.1 की गिरावट के साथ 19 नवंबर को। उसके बाद 21 नवंबर को फिर इसके अंदर 2.75% की गिरावट हुई और 22 नवंबर को 3.60% की भारी गिरावट। तो लगातार गिरावट का दौर जारी है। तो 10 ट्रेडिंग सेशंस में लगभग यहाँ पे 22 से लेकर 23% की गिरावट हो चुकी है, यानी गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा एक तो रीज़न है कि जो रिचार्ज महंगे किए गए पिछले 2-3 महीनों में देखें तो सभी टेलीकॉम कंपनियों ने रिचार्ज बहुत महंगे कर दिए। ऐसे में अब जो कस्टमर है जो दो दो मोबाइल यूज़ करते थे, उन्होंने एक मोबाइल अब साइड में कर दिया, उसको बंद कर दिया है। इससे करीब 1 करोड़ ग्राहक थे वो कम हो गए। टेलीकॉम कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो जो महंगे रिचार्ज करके बहुत पैसा कमाना चाहते थे उसका उलट हो गया, कस्टमर ही हाथ से चले गए और ये एक बड़ा झटका है। तो देख सकते हो कि तीनों कंपनियों ने मिलके महंगे प्लान किए थे, बहुत महंगे किए। अब आप देखिए यहाँ तक कि 1 GB का डाटा का जो प्लान है वो भी 200-250 तक पहुँचा दिया, जबकि वो पहले अगर आप देखें तो सिर्फ 150 तक था। और सिर्फ जो आप देखें तो कीपैड के फ़ोन यूज़ करते हैं, जो पहले बेचारे लोग 50-60 रुपये में काम से बात कर लेते थे, उनके जो रिचार्ज है वो भी 150-200 से नीचे नहीं है। अब वो कीपैड यूज़ करने वाले जिसको नेट की भी ज़रूरत नहीं है, वो 150-200 कैसे इस्तेमाल करेगा, कैसे उसको मैनेज कर पाएगा। तो ऐसे लोग बहुत सारे कम हो गए और वो देख सकते हो कि वो कस्टमर दूसरी तरफ शिफ्ट हुए। कहाँ पे हुए? बीएसएनएल की तरफ। बीएसएनएल काफ़ी सस्ते प्लान दे रहा है। तो पहले मजबूरी में लोगों ने महंगे रिचार्ज कराए, लेकिन अब लग रहा है कि वो रिचार्ज करना महंगा टेलीकॉम कंपनियों को भारी पड़ने लगा है। और एक महीने में ही करीब 10 मिलियन यानी कि 10 करोड़ ग्राहक जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को अलविदा कह चुके। ये संख्या बहुत बड़ी है। एक महीने में 10 करोड़ ग्राहक एक साथ में कम हो जाना, ये साबित करता है कि इन कंपनियों की हालत और खस्ता हो सकती है अगर समय रहते इन्होंने फैसला नहीं बदला तो।
तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ट्राई की तरफ से ग्राहकों को लेकर डाटा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक सितंबर 2024 में 1 करोड़ ग्राहकों ने टेलीकॉम कंपनी को छोड़ दिया है। इस अवधि में दूरसंचार विभाग निगम लिमिटेड बीएसएनएल को ज़बरदस्त फायदा हुआ है। बीएसएनएल इस अवधि में 8.5 लाख ग्राहक नए जोड़े हैं। तो देखिए कि जो ट्राई ने एक यहाँ पे जो रिपोर्ट जारी की उसमें कहा गया कुल वायरस ग्राहकों की संख्या घटकर 1.156 अरब हो गई है, जो 0.87% मासिक गिरावट को दर्शाती है। यानी तीनों कंपनियों को भारी झटका लगा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया ने किसने कस्टमर घटाया, तो देखो कि वोडाफोन आइडिया के करीब 1.55 मिलियन यानी 11.5 लाख ग्राहक कम हो चुके हैं और अब जो ग्राहक है वो 21.2 करोड़ रह गए। तो देख सकते हो कि ये बड़ा झटका है, कस्टमर कम हुए हैं, जिससे अब और आने वाले समय रेवेन्यू कम हो जाएगा कंपनी का। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से बहुत बुरी खबर कह सकते हैं इसको, वोडाफोन आइडिया के लिए भी है, जियो के लिए भी है और एयरटेल के लिए भी है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत वोडाफोन की जो पहले से ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी है। दूसरी जगह देखो कर्ज के बोझ में दबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर में गिरावट देख सकते हो कि और गिरावट इसलिए हुई क्योंकि गोल्डमैन सेज ने 12 महीने के टारगेट प्राइस को 2.5 से संशोधित करके 2.4 रुपये कर दिया है। यानी गोल्डमैन सेज कह रहे हैं कि आने वाले 12 महीनों में इसकी जो प्राइस है 2.40 रुपये हो जाएगी, पहले 2.50 रुपये थी। तो यहाँ पे करंट लेवल से 65% की और गिरावट होगी, ये गोल्डमैन सैक्स ने कहा है। तो जो सेल की रेटिंग दी है इसने एक माहौल पूरी तरह से बिगाड़ दिया। तो लगातार एक के बाद एक बुरी खबर और स्टॉक इस वजह से बिल्कुल ऊपर नहीं आ रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने कई मुद्दों पर प्रकाश डाला है, जिनमें घटती बाजार की हिस्सेदारी, कम मुक्त नकदी प्रवाह और प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम पूंजी व्यय शामिल। कंपनी निकट अवधि में अच्छी तरह से फाइनेंस होने के बावजूद भी फाइनेंस 2026 में शुरू होने वाले महत्वपूर्ण एजीआर और स्पेक्ट्रम से संबंधित बकाये के कारण इस वित्तीय स्थिरता से अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। सबसे बड़ी बात है कंपनी 5G में पिछड़ गई है और दूसरी कंपनियां बहुत आगे निकल गई, जिससे भी कस्टमर बेस कम हुआ और ऊपर से प्राइस बढ़ा दी। तो ये सारी बातें सोच के समझ के गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे कहा है कि इसके लिए अभी समय बहुत ख़राब है। ब्रोकरेज हाउस का अनुमान है कि वोडाफोन आइडिया को स्थायी मुक्त नकदी प्रवाह तटस्थता प्राप्त करने के लिए 280 रुपये के ARPU की आवश्यकता होगी, जो मौजूदा स्तरों के 160% अधिक है। गोल्डमैन सैक्स का आउटलुक वोडाफोन आइडिया की प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने और उसकी वित्तीय चुनौतियों को हल करने में क्षमता पर संदेह को भी रखा गेंद करता है। यानी वोडाफोन आइडिया अपने कंप्यूटर के मुकाबले बहुत कमज़ोर पड़ता है, वो अच्छे से उनके साथ कंपटीशन फाइट नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे रीज़न बन रहे एक साथ में वोडाफोन आइडिया में गिरावट की। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी अभी भी लॉस में बनी हुई है। ये बात है कि कंपनी का जो दूसरी तिमाही में जो एकीकृत घाटा है वो कम होकर 7,175.9 करोड़ के आसपास रहा है। एक साल पहले वो 8,746.6 करोड़ के आसपास था, लेकिन अभी भी बहुत भारी लॉस में है कंपनी। अब इतने भारी भरकम लॉस में कंपनी होगी तो कैसे वो लोग भरोसा करेंगे। ऊपर से अगर हम इसके SWOT को एनालिस करें तो आप देखें SWOT में स्ट्रेंथ इसकी मात्र 3 है, जबकि वीकनेस इसके अंदर 7 है, अपॉर्चुनिटी 1 है और थ्रेड्स 3 है। तो पॉजिटिव पॉइंट इसके मात्र 4 है, सामने नेगेटिव पॉइंट 10 है। तो कैसे भरोसा किया जाए, इसके अंदर बहुत सारी कमजोरी है। लेकिन उसके बावजूद भी म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। अक्टूबर मंथ में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है वोडाफोन आइडिया में। करीब 49 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया है, सिर्फ 8 म्यूचुअल फंड ने बिकवाली की है। यानी इस गिरावट का पूरा फायदा उठाया म्यूचुअल फंड ने और उनको लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक दे जाएगा। तो जो गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि 2.5 रुपये के आसपास आएगा, ऐसा संभावना नहीं दिख रही है, बल्कि म्यूचुअल फंड को लग रहा है कि यहाँ से निवेश की संभावना बन रही है, इसमें खरीदारी की जा सकती है। तो ये देखो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे काफ़ी बड़ा निवेश किया है, जिसमें आप देखो कि कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज फंड का निवेश है सबसे ज़्यादा, फिर ICICI प्रो इक्विटी ऑर्बिटेज फंड ने निवेश किया हुआ है और उसके बाद आदित्य बिरला SL ऑर्बिटेज फंड ने भी ज़बरदस्त निवेश किया है और SBI ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटी फंड ने यहाँ पे करोड़ों रुपए का निवेश किया है। निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटेज फंड ने भी यहाँ पे ज़बरदस्त निवेश किया है। टाटा ऑर्बिटेज फंड का भी निवेश काफ़ी बड़ा है। DSP ऑर्बिटेज फंड का निवेश बड़ा है। इन्वेस्को इंडिया ऑर्बिटेज फंड ने भी ज़बरदस्त निवेश किया और एडलवाइज ऑर्बिटेज फंड ने भी निवेश किया। तो ये म्यूचुअल फंड है जिन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया, करोड़ों रुपये में निवेश किया है। तो ये देख सकते हो कि ये वो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 100 करोड़ के ऊपर निवेश किया हुआ है और बहुत सारी लिस्ट भी है। तो क्लियरली देख सकते हो कि आने वाले इसमें संभावना पॉजिटिव तो दिख रही है म्यूचुअल फंड को, लेकिन इसके लिए फंडामेंटल बहुत कमजोर है, ये भी ध्यान रखना है। तो अभी फिलहाल इसमें वेट एंड वॉच किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो
आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।